वालेकुम। गुज़िश्ता से पेवस्ता हम बात कर रहे थे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में सेक्शन 34, जो कि पार्ट 5 का लास्ट सेक्शन है। बेसिकली लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का जो पार्ट 5 है वो पेमेंट के हवाले से है कि कलेक्टर ने अवार्ड जारी कर दिया, अब पेमेंट देनी है, कंपनसेशन की अमाउंट देनी है किन लोगों को, जो उसके कॉम्पिटेंट लैंड ओनर्स हैं। अब सेक्शन 34 जो है उसको हम देखते हैं। पिछले लेक्चर में बेसिकली लेक्चर एब्रप्टली खत्म हो गया था, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, बल्कि उसको वाइंड अप करना था हमने। तो हम लेक्चर नंबर 4 देख रहे थे, और लेक्चर नंबर 4 में हम बात कर रहे थे लास्ट सेक्शन की, और लास्ट सेक्शन था हमारा बेसिकली सेक्शन नंबर 34। हम उस तरफ चलते हैं। सेक्शन 34, सेक्शन 34 हम देख लेते हैं, ताकि हमारा वो लेक्चर प्रॉपरली जो है वो वाइंड अप हो जाए। सेक्शन 32 और 33 का हमने डिफरेंस भी देखा। हम बात करते हैं सेक्शन 34 में कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है, अगर वो, सॉरी, जो कंपनसेशन की अमाउंट है, अगर वो डिले की है गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल, कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया, और वो जो कलेक्टर का अवार्ड था उसके ऊपर किसी शख्स ने एतराज़ उठाया, या कोई लोग जो थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, माइनर कोई था, और वो या किसी शख्स ने कहा कि ये हमारा इतना परसेंट हिस्सा बनता है, किसी ने कहा हमारा इतना हिस्सा बनता है, क्योंकि कुछ झगड़ा हो गया। उस सूरत में क्या हुआ, कलेक्टर वो अमाउंट जमा करवा देगा किसके पास, कोर्ट में जमा करवा देगा। अब वो कोर्ट में मामला चला गया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, उस वक्त जो फैसला सुनाया जाएगा, अब जाके पेमेंट होगी बेसिकली कोर्ट की तरफ से रियल ओनर को या कॉम्पिटेंट ओनर को। अब ये जो कंपनसेशन की अमाउंट है, ये काफी अरसे बाद अगर पे की जा रही है, डिलेड कंपनसेशन है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई अदायगी होनी चाहिए। तो रूल क्या है कि गवर्नमेंट को कंपनसेशन अगर वो देर के बाद दे रही है, डिलेड कंपनसेशन दे रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि असूलन प्रिंसिपल ये है कि गवर्नमेंट जब जमीन अक्वायर करती है, तो जमीन अक्वायर करने से पहले, तो जमीन की पोजीशन हासिल करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्या पे करे, कंपनसेशन की अमाउंट पे करे। असूल तो ये है। अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन की अमाउंट डिले करती है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई सूद भी अमाउंट जमा करवाना चाहिए। इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया, जमीन गवर्नमेंट ने अक्वायर कर ली, कोई अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, कुछ भी है, और कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो बाद में जाके गवर्नमेंट दे रही है, तो वो जो दरमियान में गैप आएगा उसके ऊपर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम हर साल के हिसाब से जमा करवाया जाना चाहिए। और ये किस डेट से किस डेट को गवर्नमेंट ने, किस डेट से किस डेट तक ये कंपाउंड इंटरेस्ट जमा होगा, कि गवर्नमेंट ने जब जमीन अक्वायर की, जिस डेट से जमीन अक्वायर की और जिस डेट को जाके गवर्नमेंट ने जमीन की कंपनसेशन दी, उनके दरमियान टाइम के दरमियान में जो गैप है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से पे किए जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर कर ली 1 जनवरी 2025 को। मामला जो है, जिन लोगों की जमीन थी, उन लोगों ने रिफ्यूज किया, अंडर प्रोटेस्ट किया, और बाद में वो मामला अंडर सेक्शन 18 के तहत वो मामला कोर्ट में ले गए। मामला कोर्ट में गया, और 2 साल बाद जाके गवर्नमेंट ने जो फैसला हुआ, कोर्ट ने जो फैसला किया, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने, यानी कि कलेक्टर ने या पंजाब गवर्नमेंट ने पे की कंपनसेशन। अब 2 साल बाद जाके अगर कंपनसेशन पे लेट हो रही है, तो 2 साल का जो डिले है, इसके ऊपर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पे करना चाहिए। और इसमें मैं बात कर रहा था, जिसमें लेक्चर खत्म हुआ, कि वेवर इज वॉइड, नल एंड वॉइड। वेवर से मुराद क्या है कि गवर्नमेंट अगर एक बंदे को कहती है जो जमीन का मालिक है कि आप साइन करें, हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि आप कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पे करें, लेंगे हमसे, कोई सूद नहीं लेंगे हमसे, तो इस किस्म का जो एग्रीमेंट है, ये नल एंड वॉइड है, ये वैलिड नहीं है। ओनर विल स्टिल रिसीव द इंटरेस्ट। अगर कोई शख्स साइन कर भी देता है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में और उस जमीन के ओनर के दरमियान में, या कलेक्टर के दरमियान में और उस जमीन के ओनर के दरमियान में, ये ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो नल एंड वाइड होगा। यानी कि इंटरेस्ट फिर भी उस शख्स का हक है, जिस शख्स को कंपनसेशन लेट मिल रही है। मिसाल के तौर पे एक ऑफिसर है, यानी कि जिसको जिसको डीसी हम कहते हैं, अगर वो प्रेशर करता है जमीन ओनर को कि आप इंटरेस्ट लिखें कि मैं नहीं लूंगा, वेव ऑफ कर दें, विड्रॉ कर दें इस राइट को, तो अगर ओनर साइन कर भी देता है, तो कोर्ट फिर भी इस वेवर को इग्नोर करेगी, क्योंकि अगर शख्स के साइन है भी सही, तो कोर्ट, ये बेसिकली गोल्डन रूल है कि अगर एक शख्स की कंपनसेशन आज बनती है और उसको 2 साल बाद जाके मिल रही है, तो एक तो मनी डी वैल्यू हो चुकी होगी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस बंदे का जो राइट है, जैसे मजदूर का पसीना उसकी मजदूरी, जैसे उसको मजदूरी देता है तो उसको मजदूरी करता है, तो उसको फौरन पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट जमीन अक्वायर कर रही है, तो जिस शख्स की जमीन अक्वायर हो रही है, यानी गवर्नमेंट से वो हाथ धो रहा है, और गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देती है, तो उसको कंपनसेशन उस डेट को अगर नहीं मिल रही है और डिले मिल रही है, तो उसके ऊपर वो जो इंटरेस्ट है
8% पर एनम वो उस शख्स का राइट है। अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल कोई एग्रीमेंट भी उसके साथ करता है, उस शख्स के साथ मजबूर करता है, प्रेशर करता है कि आप ये इंटरेस्ट हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेंगे, और वो बंदा प्रेशर में आके साइन भी कर देता है ज़मीन का ओनर, फिर भी ये उसका लीगल राइट है कि वो, और कोर्ट ऐसे किसी एग्रीमेंट को नहीं मानेगी कि अगर कोई शख्स साइन कर देता है कि मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, और बंदा गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो कोर्ट में जाए कि इस शख्स ने तो हमसे हामी भर ली थी कि मैं कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो ये फिर भी उसका राइट है। कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को इग्नोर करेगी, ऐसा एग्रीमेंट नल एंड वाइड होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, तो कि कोर्ट ऐसे वेवर को इग्नोर करेगी और ओनर स्टिल इंटरेस्ट हासिल करेगा। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन 34 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि अगर कंपनसेशन की अमाउंट डिले हुई है और जमीन गवर्नमेंट ने अक्वायर कर ली है, इनकी पोजीशन हासिल कर ली है, तो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस शख्स को। और अगर कोई शख्स गवर्नमेंट का ऑफिसर या कोई डीसी या कोई भी उस शख्स को लैंड ओनर के साथ कोई एग्रीमेंट करता है कि आप इंटरेस्ट हमसे नहीं लेंगे, और आप मेरे लिखें कि मेरा इंटरेस्ट मैं वेव ऑफ कर चुका हूँ, तो वो वेवर जो है वो इनवैलिड होगा, वॉइड वॉइड नल एंड वॉइड होगा। तो अगर हम पूरे इस पार्ट 5 जो है, जो आज हमने पढ़ा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, उसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाए, तो कलेक्टर ने अवार्ड अनाउंस किया सेक्शन 11 के तहत। अगर पार्टीज ने क्या पार्टीज अवार्ड एक्सेप्ट करती हैं, अगर तो वो अवार्ड एक्सेप्ट करती हैं तो उनको पेमेंट दे दी जाएगी। अगर वो अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करती और सपोज उनको लेस अमाउंट पे की जाती है, तो वो अंडर प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है कि अगर उनको लेस अमाउंट दी जा रही है तो वो मामला कोर्ट में ले जाए सेक्शन 18 के तहत। और अगर अगर वो शख्स पेमेंट लेने से इनकार कर देता है, तो कलेक्टर क्या करेगा, वो अमाउंट पे कर देगा, कोर्ट में डिपॉजिट कर देगा। और फिर कोर्ट क्या करेगी कि किस शख्स की अमाउंट को इन्वेस्ट भी कर सकती है, अगर वो ज़मीन माइनर की है या किसी मेंटली इनकेपेबल बंदे की है, या एक ऐसे शख्स की ज़मीन है जो जिसकी जो ओनरशिप राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो कोर्ट क्या करेगी, या कोई झगड़ा हो गया और वो लोग जो है उनको ज़मीन फौरन कंपनसेशन नहीं दी जा सकती, तो कोर्ट सेक्शन 32 और सेक्शन 33 में कोर्ट इन्वेस्ट कर सकती है उस ज़मीन को किसी और ज़मीन परचेज करने में या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज लेने में। सेक्शन 32 में था माइनर और इनकेपेबल के लिए गवर्नमेंट ज़मीनों जो कलेक्टर होगा वो कोर्ट में फी जमा करवा देगा कंपनसेशन, और कलेक्ट कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव लैंड में इन्वेस्ट कर देगी। और सेक्शन 33 में ये था कि बंदे जो हैं जिनकी वो ज़मीन है वो इनकम्पिटेंट नहीं है, लीगली इनकम्पिटेंट नहीं है, ना वो माइनर हैं बल्कि वो कैपेबल हैं, अडल्ट हैं, मेजर हैं, लेकिन अगर वो आपस में लड़ पड़े हैं कि जी ये ज़मीन हमारी इतनी है, हमारी इतनी है, या हमारी कंपनसेशन इतनी होनी चाहिए, उस सूरत में भी जो अमाउंट है वो कंपनसेशन की उनको देने की बजाय कोर्ट के पास आ जाएगी, और कोर्ट उसको क्या करेगी, जब तक मामला कोर्ट में चलता रहेगा कोर्ट उसको इन्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंड्स में, सिक्योरिटीज में। तो डिले अगर पेमेंट में होगा तो उस सूरत में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाएगा सेक्शन 34 के तहत। और अगर हम इसको रिवीजन करें, तो सेक्शन पार्ट 5 है इस लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, पार्ट 5 जो है उसमें सेक्शन 31 से 34 तक है। और सेक्शन 31 में ये था कि पेमेंट कर दी जाएगी कंपनसेशन की, या उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा कोर्ट में। और कंपनसेशन जो है वो नॉर्मली तौर पे पहले गवर्नमेंट को चाहिए, वो पहले दे, और बाद में पोजीशन हासिल करे उस जमीन की जिस बंदी की जमीन है। और अगर ओनरशिप के ऊपर को रोला पड़ गया, कोई तनाज़ा हो गया, तो उस सूरत में मनी जो है वो डिपॉजिट कर दी जाएगी कोर्ट में। और अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स कंपनसेशन की अमाउंट एक्सेप्ट करता है लेकिन अंडर प्रोटेस्ट करता है, एतराज़ करता है, तो उस सूरत में उसके पास ये राइट होता है कि वो बाद में मामला सेक्शन 18 के तहत कोर्ट में लेके जाए। और अगर कोई कंपनसेशन एक बंदा ले लेता है और कोई इतराज़ नहीं उठाता, अंडर प्रोटेस्ट नहीं लेता, बल्कि कंपनसेशन ले लेता है, तो उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो बाद में कोर्ट में जाए सेक्शन 18 के तहत। और सेक्शन 32 में हमने ये कहा कि अगर कोई शख्स माइनर हो, नाबालिग हो, या बंदा कोई इनकम्पिटेंट हो, लीगली इनकम्पिटेंट हो, तो वो सेक्शन 32 के तहत ऐसे लोगों को कंपनसेशन की अमाउंट नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी अमाउंट कलेक्टर जमा करवा देगा कोर्ट में, और कोर्ट उसको आगे इन्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंड्स में, सिक्योरिटीज में। और सेक्शन 33 में ये था कि और जो सूरतें हैं जिसमें अगर कोई दो भाई हैं, सपोज उनके दरमियान में कोई तनाज़ा हो गया है, और वो डिस्प्यूट उनका आ गया है ओनरशिप राइट्स को लेके, उस सूरत में भी अमाउंट उनको नहीं दी जाएगी कंपनसेशन की, बल्कि कलेक्टर जमा करवा देगा कोर्ट में, कोर्ट आगे इन्वेस्ट कर देगी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। और आखिरी सेक्शन था 34, जिसमें हमने ये कहा कि अगर आज गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर कर दी है किसी स्कूल के लिए, किसी अस्पताल के लिए, रेलवे के लिए, या किसी भी पब्लिक पर्पज या कंपनी के लिए, और 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल बाद जाके उसको उन लोगों को कंपनसेशन मिल रही है, तो अब ये कंपनसेशन डिलेड है, तो उसके ऊपर पर एनम कंपनसेशन जिस डेट को जमीन गवर्नमेंट ने अक्वायर कर दी, उस डेट से लेकर जब गवर्नमेंट की उसको एक्चुअली उन लोगों को जमीन की कंपनसेशन दे रही है, तो उनके दरमियान जो गैप का टाइम का गैप होगा, उसके ऊपर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम हर हिसाब साल के हिसाब से दी जाएगी। और अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर किसी शख्स के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि आप हमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो यह ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, नल एंड वाइड होगा। मजीद जो मेरे सुनने वाले हैं
जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार का ये जो हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें जीके भी है और रेवेन्यू लाज भी हैं, जो इसमें पेड एनरोल्ड मेंबर्स हैं, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 MCQs मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो मेरे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं शेयर करने जा रहा हूँ उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि बेसिकली हमारे पेड मेंबर्स हैं। तो ये जो MCQs है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सिर्फ यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं। ये मेरा नायब तहसीलदार का एक सेशन चल रहा है, जिसमें दो चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ बेसिकली। एक है हमारा जीके, और जो दूसरा एरिया है वो हमारा है बेसिकली रेवेन्यू लॉस। ये 2 मंथ का सेशन है। इसकी टोटल फी वैसे 6,000 है, लेकिन जो अर्ली 50 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमने फी हाफ रखी हुई है, यानी 3,000 है, जिसमें डेली बेसिस पे एक रेवेन्यू लॉस का लेक्चर होता है, बल्कि एक दिन बाद रेवेन्यू लॉस का लेक्चर होता है, उसका अगले दिन टेस्ट होता है। एक दिन जीके का मैं मटेरियल शेयर करता हूँ, अगले दिन जीके का टेस्ट होता है। तो यूँ अल्टरनेट डेज पे एक दिन जीके का टेस्ट होता है, अगले दिन रेवेन्यू लॉस का, एक दिन जीके का टेस्ट, अगले दिन रेवेन्यू लॉस का टेस्ट। और रेवेन्यू लॉस की मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर। और इनके जो नोट्स होते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो मैं यहाँ आपके सामने पढ़ भी रहा था, ये नोट्स भी मेरे कैंडिडेट्स को जो कि एनरोल्ड मेंबर्स हैं उनको मिल रहे हैं। और जो जीके का मटेरियल है सॉफ्ट फॉर्म में PDF में मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ। और डेली बेसिस पे एक जीके का टेस्ट, अगले दिन रेवेन्यू लॉ का टेस्ट, अगले दिन जीके का टेस्ट और अगले दिन रेवेन्यू लॉ का टेस्ट, अल्टरनेट डेज के ऊपर। यूँ हमारा ये टेस्ट सेशन भी है, असाइनमेंट सेशन भी है, इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस सेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मौजूद है 03326896 568। और मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद इमरान खान। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो बेसिकली होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का पार्ट 6, और वो सेक्शन 35 से स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाजत। और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन या क्यूरीज को एड्रेस कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।